आज हमारे साथ डॉक्टर थरूर हैं और डॉक्टर थरूर आप एक प्रोफेशनल खुद रहे हैं और आप एक ऐसे लीडर हैं जिनके अंदर वो करिश्मा है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। जी जी। और डॉक्टर थरूर, जो मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है? क्योंकि देश की आज़ादी के समय पे भी जो लोग हमारे साथ थे वो तो प्रोफेशनल्स ही थे। क्या कहना चाहिए? सारे प्रोफेशनल्स थे। अब देखिए कि गांधी जी तो लॉयर रहा, नेहरू जी भी लॉयर था, राजेंद्र प्रसाद साहब तो लॉयर था, मौलाना आज़ाद एक थियोलॉजियन था, बहुत पढ़े लिखे आदमी। डॉक्टर अंबेडकर को कितने सारे डिग्रीज थे, वो इकोनॉमिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था और लॉयर भी था। तो मतलब ये सारे प्रोफेशनल्स थे उस ज़माने में जो हमारे देश का नेतृत्व दे रहा, हमारे स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व दे के हमें आज़ादी दिलवाया। तो अभी उसके बाद नेचुरली हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र में ज़रा सा ज़्यादा लोग को शामिल करने का मौका मिला और अलग किस्म के लोग भी राजनीति में आ गए। लेकिन उस वक्त क्या हो गया, प्रोफेशनल्स राजनीति से अलग रहे और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के, जनतंत्र के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए प्रोफेशनल्स राजनीति में शामिल होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि हर प्रोफेशनल को वो करना है, हर प्रोफेशनल का अपना ही काम है। कोई अकाउंटेंट हो, कोई बैंकर हो, कोई लॉयर हो, वो तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको राजनीति में कुछ इंटरेस्ट है तो AIPC ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के आपको एक मंच देते हैं जहां आपकी राय आप बता सकेंगे लोगों को, जहां आपको राजनेताओं के साथ संपर्क कर सकते हैं और आपकी राय सुनने वाले राजनेता भी है कांग्रेस के अंदर, जो शायद एक दिन आप कुछ सजेस्ट करेंगे और कल आप पार्लियामेंट की संसद में ये सुनेंगे कि आपका पॉइंट कोई सांसद ने भाषण में इस्तेमाल किया। तो ये है AIPC का मकसद। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने में हमें प्रोफेशनल्स को चाहिए कांग्रेस के अंदर और ये है एक तरीका। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो इस बात को समझे डॉक्टर थरूर की जो वोटर है वो आज काडर बनता जा रहा है और अपनी जो आज़ादी है उसको गंवा दे रहा है, वो गुलाम बन जा रहा है एक पार्टी की। तो अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आज मैं एक पार्टी को वोट देना चाहती हूँ और उस पार्टी से नाराज़ हो जाती हूँ तो कल को मैं दूसरी पार्टी को भी वोट दे सकती हूँ। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश के साथ ही। जी देखिए, बात यह है कि वोटर्स जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हम चाहते हैं कि वो लोग सोच समझ के अपने ये वोटिंग का हक इस्तेमाल करें। क्योंकि एक भी बात है कि हमारे देश में कभी कभी लोग आइडेंटिटी विषय के ऊपर, मतलब मैं हिंदू हूँ या मैं यादव हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं मुसलमान हूँ, इस किस्म की सोच से वोट देना, ये मेरे ख्याल में बदलना चाहिए और लोग विषय के ऊपर चर्चा करके समझ के वोट देना चाहिए। ये कभी कभी हुआ है हमारी राजनीति में, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर से ये आइडेंटिटी विषय पे फोकस करके उसी मोबिलाइजेशन लेके लोगों को यही बोल के वोट मांग रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारे देश के लिए ये बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। क्योंकि सोचिए कि अगर आप लोगों से कहें कि सारे हिंदू इकट्ठे होने चाहिए, मुसलमान हमें खतरे में रखे हैं वगैरह, तो आप सोचिए कि जो इतने मुसलमान हमारे देश में, क्या वो सारे दुश्मन बन गए? ये क्या होगा भारत के भविष्य में अगर भारत के भीतर आप 16 करोड़ व्यक्तियों को आप दुश्मन बना सेकंड क्लास सिटीजन बना? बिल्कुल, तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में आप ये सब छोड़ दीजिए और आप विषय पे बोलिए कि किस किस्म का विकास ले आना चाहते हैं, किस किस्म के विदेश कार्य आप करना चाहते हैं, किस किस्म की हमारे किसानों की क्या पॉलिसी है आपके। और इसमें शायद कुछ विषय में मुसलमान और हिंदू एक ही साइड पे हो, या शायद दूसरे विषय में अलग अलग राय भी हो सकते हैं। लेकिन लोग भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारतवासी हैं। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भारत के हित में क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए। ये है प्रोफेशनल मेंटालिटी के, और हम इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हमारे राजनीति में ले आना चाहते हैं। मैं 2 सवाल और पूछूंगी आपसे। एक पर्यावरण के विषय में, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है डॉक्टर थरूर, और उसमें वो ये रहा है कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ और हमारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो हमारे प्रोटेस्टर्स सड़कों पे हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। और जो हिमालय है
वो यांगफोल्ड माउंटेन्स है। वहाँ पे जो चारधाम रोड बन रही है वहाँ पे पहाड़ अब दरकने लग गए हैं क्योंकि वो सही नहीं है, क्योंकि वो लूज सॉइल है। लेकिन अधिकारी क्या मोदी जी को नहीं बता पाते, डरते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन क्या संदेश आप देना चाहेंगे मेरे उन बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे खड़े होकर, अधिकारियों के बीच में अधिकारी उन्हें डांटते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में वो लोग जो कह रहे हैं उनको पूरा हक है हमारे लोकतंत्र में करने के लिए, और हमारे देश, क्योंकि ये बच्चों हैं कल के नागरिक, और उनके लिए अगर कल हमारे हिमालय पे सीरियस कुछ डैमेज हुई या ये रोड पे संचार करने वाले गाड़ियों के ऊपर कोई लैंडस्लाइड हुआ, कोई अवलांच हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना हुई, आप सोचिए कि एटलीस्ट वो कह सकते हैं हमको सरकार को बताए थे और सरकार सुना नहीं। मैं तो कई आर्टिकल्स पढ़े अखबारों में इसके बारे में, जियोलॉजिस्ट भी लिखे हैं कि ये करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये इसमें खतरे हैं हमारे ये हार्ट के लिए, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहते तो क्या बोलूं? बच्चों को क्या संदेश? बच्चों को बोलना चाहिए कि ये आपकी भविष्य है, आप तय कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कर दीजिए, आप इसको इस विषय को पढ़ाई करके आप कुछ लिखना कुछ चाहते हैं या भाषण देना चाहते हैं। ये सब एजुकेटेड लोग की यही रीति है कि हम लोगों को समझाएं। अगर हम सारे पब्लिक ओपिनियन को समझाएं कि ये खतरनाक है, शायद वोटर्स उनको रुकेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा आपके लिए तकलीफदेह भी हो सकता है, पर मैं आपको ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के साथ जो बदतमीजी हुई है उसमें कहा गया जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि पति हो या पत्नी हो उसमें कोई अपमान का शब्द तो नहीं है, यदि अपमान की तरह ना कहा जाए। लेकिन मुझे जब मैं भी डिबेट्स पे जाती हूँ, मैं आपका वाला एग्जाम्पल ज़रूर बोलती हूँ, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगे हमारे प्रधानमंत्री, और आपके लिए वो बहुत तकलीफ दे रहा होगा जब आपने सुना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भाषा की मर्यादा के बारे में बता रहे हैं और पूरी हिस्ट्रियोनिक्स और हिस्टीरिया के साथ, थिएट्रिक्स के साथ पार्लियामेंट में बोलते हैं? पार्लियामेंट आपके लिए भी एक मंदिर है, हम सब के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात यह है कि जो हुआ, उसे कहा कि मुझे चूक हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुरंत बोला। और वो जब स्मृति ईरानी जी उठ के बोलने लगे, वो खुद मांगा कि मेरा नाम ले रहा है, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ये ख़त्म कर सकते थे, बात 1 मिनट में ख़त्म हो सकता था, लेकिन स्मृति ईरानी जी को बोलने का, बहुत लंबित बोलने का मौका दिया। ये भी पहले गलत है क्योंकि वो क्वेश्चन आवर का समय है, नए भाषण देने का। बिना परमिशन के? नहीं, परमिशन मतलब स्पीकर ने चुप रहा, वो बैठा हुआ था और उनको बोलने दिया। और ये बोलने के बाद जब अधीर रंजन माफ़ी मांगने के लिए खड़े हुए, माइक बंद करके अडजर्न हो गया, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं चला। 1 घंटे के बाद सब लोग वापस आए, फिर अधीर उठा, फिर उनको मौका नहीं दिया, फिर अडजर्न हो गया। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें संसद के लिए बुरा है, भारत के लिए बुरा है। दूसरी बात यह है कि जो भी मतलब है, हमें भी मालूम है कि राष्ट्रपति, जैसे अंग्रेजी में चेयरमैन होता है, एक पोस्ट का नाम है या पति पत्नी को अलग करने की जरूरत है। इसलिए अधीर की तरफ से गलती हुई है तो खुद मान लिया, लेकिन ये छोटी सी गलती है। और हिंदी वालों अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में कई भाषाएं होती हैं, और जो मेरे जैसे या अधीर के जैसे उस लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हम आपकी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ज़रा सा इसके लिए सम्मान दे दीजिए। इतनी जल्दी हमारी गलतियों में अपमान मत देखिएगा। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये भी है कि जब इस विषय को लेके आप पार्लियामेंट को रुका देते हैं, जब इस विषय को लेके आप सिर्फ अधीर को अपमान नहीं करते, आप सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप माफ़ी मांगो क्योंकि इस किस्म के आदमी को रखा है आपने, इस मेरे ख्याल में ये बहुत एग्जैजरेटेड है। ये मेरे ख्याल में दुरुपयोग है हमारे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट देश की समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, और आप आके आपके राजनीतिक खेल में हमें पता है कि भाजपा चाहते हैं कि आदिवासियों सोचे कि वो लोग उनके साइड में है, कि भाजपा आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, और ये सब इसी कारण के लिए वो लोग करना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पे जो डैमेज कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे स्थापनों को, जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि हमारे लोकतंत्र, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है।
जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर थरूर। आपसे पूरा इंटरव्यू अंग्रेज़ी में भी कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषा सीखने में अधिक से अधिक लोग आपकी बातों को सुने। आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और जो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था जब मैंने अपनी तस्वीर आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी क्लास की जो लड़कियाँ थी अब माताएँ बन चुकी हैं, मगर वो बहुत एक्साइटेड हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे और सांसद हमारे संसद में पहुंचे, ये उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर थरूर ने बताया कि जो कुछ संसद में हुआ वो गलत है, उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ संसद की मर्यादा को, संसद की गरिमा को कम करता है। उनसे बात करके बहुत अच्छा हमेशा लगता है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और कितने मर्यादित शब्दों में उन्होंने अमर्यादा के बारे में बताया। जिन्होंने संस्कार नहीं दिखाए या गलत संस्कार दिखाए, उनके बारे में भी एक शब्द नहीं कहा। यही भारत की राजनीति हमेशा से रही है, और हमें एक दूसरे का सम्मान हमेशा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के AIPC के 5 साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्क्लेव के वेन्यू से मैं सुजाता पॉल आप सबको यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ कि इस वक्त लोग डॉक्टर थरूर से कैसे मिल रहे हैं, और आज नेशनल कॉन्क्लेव की समाप्ति है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को डॉक्टर थरूर की बातें भी सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।